तो पहले तो हम ये जानेंगे जो वैदिक ज्योतिष परंपरा है तो वो क्या है। मिलीजुली सरकार है, क्योंकि बाकी देव पक्ष है, ये दानव पक्ष है। सरकार मिलीजुली होती, चाहे यूपीए हो या एनडीए हो, तो जिस पार्टी को मंत्री पद नहीं मिला वो उत्पात मचाता है। क्योंकि इस दौर में बहुत सारे नए नए ज्योतिषी सामने आते हैं और बहुत सारे भ्रामक दावे भी किए जाते हैं। तो एक अच्छे ज्योतिषी का चयन हम कैसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमें किसी भी मामले में परामर्श लेना हो। इसमें हमें यही देखना है, आज सोशल मीडिया है, इस पे अच्छे ज्योतिषी भी हैं और भ्रामक भी। तो अच्छे ज्योतिषियों का सबका जो रिव्यू भी आता है तो उससे थोड़ा आइडिया लगेगा। या एक ज्योतिष में लाल किताब की बहुत चर्चा होती है, तो लाल किताब है क्या, इसकी विशेषताएं खूबियां क्या है? लाल किताब ज्योतिष की एक अद्भुत रहस्यमयी विद्या है और इस विद्या को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे महान ज्योतिषी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए दो लोग शादी करने जा रहे हैं तो अगर कुंडली का मिलान होता है तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो आप बता रहे हैं। जी आप बताएं। नमस्कार साथियों, हमारे जीवन को ग्रहों की दशा और दिशा बहुत कुछ प्रभावित करती है और ग्रहों में संतुलन साधने का काम हमारे ज्योतिषी करते हैं। वो ये उपचार भी बताते हैं कि कैसे हम बाधाओं से पार पा सकते हैं। हमारे साथ आज देश के बहुत ही प्रख्यात और अनुभवी वैदिक एंड लाल किताब एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर राकेश कथुरिया जी हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो वैदिक ज्योतिषी का जो पूरा ज्ञान है, जो वैदिक परंपरा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ग्रहों की दशा दिशा के बारे में भी चर्चा करेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। और ये हुआ कि आपके काफ़ी पॉडकास्ट हमने देखे और जिस तरीके से आप विश्लेषण करते हैं बहुत ही तार्किकता से, मतलब लगता है ऐसा है, बहुत देखने में आता है कि बहुत लोग भावुकता से करते हैं लेकिन आप बहुत तार्किकता से करते हैं, तो लगता है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो पहले तो हम ये जानेंगे जो वैदिक ज्योतिष परंपरा है तो वो क्या है। देखिए, वैदिक ज्योतिष हमारी वेदों से आई है और ये सतयुग से चली आ रही है। इसमें हमारे 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं और ये भचक्र जो काल चक्र हर समय घूम रहा है ये 360 डिग्री का है और हर राशि, हर भाव 30 डिग्री का है। 12 से अगर हम 360 को भाग देते हैं जी 30 डिग्री आती है। और ब्रह्मा जी ने ग्रहों को लॉर्डशिप, मलकियत बख्शी है जी राशियों की। अब चूंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, उनको कोई राशि का स्वामी बनाया नहीं। और ये वैसे भी अगर देखा जाए तो जिस तरह उत्पात मचाने वाले तत्व होते हैं उसमें इनकी गिनती होती है। जी राहु केतु की। अब सूर्य ग्रह मंडल के राजा हैं, उनको, अब राजा तो जो है जंगल में शेर होता है जी और राजा को वैसे भी शेर ही माना जाता है, तो उनको सिंह राशि का स्वामी बना दिया ब्रह्मा जी ने। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य नारायण है और सिंह कहाँ विचरता है? जंगल में, और वो जंगल का राजा है। और जो चंद्रमा है वो ठंडा है, रात्रि का कारक है, राकेश बोलते हैं उसको, रात का ईश। आपका नाम भी है। जी हाँ। तो चंद्रमा को उन्होंने कर्क राशि का स्वामी बना दिया। वो जल तत्व की राशि है, जलीय तत्व है चंद्रमा। शिव जी के मस्तक पे विराजमान होता है और शिव जी के जटाओं में तो जल ही जल है, गंगा मैया है जी। इस तरह से वैदिक चलती है। बाकी बचे 5 ग्रह। तो मंगल जी महाराज को उन्होंने मेष राशि और वृश्चिक राशि दे दी। जब भी वैदिक में बात करते हैं कुंडली में नंबर लिखे जाते हैं जी 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि है, 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक है। जी यह हमें याद रखना पड़ता है। जी अब उसके बाद शुक्र का नंबर आया तो शुक्र को उन्होंने पड़ोसी बना दिया मंगल का। 2 नंबर राशि होती है वृषभ राशि, उसका स्वामी शुक्र को बना दिया। और शुक्र की दूसरी मूल त्रिकोण राशि होती है तुला जी वो भी उनको दे दी शुक्र को। वहाँ भी वो शुक्र और मंगल पड़ोसी हो गए क्योंकि मेष के बगल में वृषभ है
और वृश्चिक से पहले तुला है। जी। अब बुध जी बोले देख रहे थे कि मुझे क्या अलॉट हो गया। जैसे मंत्रिमंडल में जब बनना होता है ना, सारे मेंबर पार्लियामेंट ताक लगाए रहते हैं मुझे कौन सा पोर्टफोलियो मिलना है। बिल्कुल जी। वही है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन जी। जिसको कहते हैं। तो बुध का जब नंबर आया तो बुध बड़ा चंचल है, सबको पटा भी लेता है, युवराज है। तो उन्होंने कहा कि इसको राजा का पड़ोसी भी बनाना है और इसको रानी का पड़ोसी भी बनाना है। उसको एक राशि तो मिथुन दे दी, 3 नंबर। उससे अगला 4 नंबर किसका है? चंद्रमा का। रानी के बगल में दे दिया एक फ्लैट। और सिंह राशि से अगली राशि होती है कन्या, 6 नंबर, वो भी बुध को दे दी। अब वो आगे देख रहे हैं बृहस्पताचार्य कि मुझे क्या मिलेगा। उनको उन्होंने दे दी धनु राशि और मीन राशि। धनु 9 नंबर है, मीन अंतिम राशि है 12 नंबर, जल तत्व की है, और धनु जो है अग्नि तत्व की है। अब बचे ही 2, मकर और कुंभ। जी। और शनिदेव जी ताक में थे कि मैं जुड़वा फ्लैट ले लूं, जुड़वा राशि ले लूं। तो उनको जो है मकर और कुंभ का स्वामी बना दिया गया। और उसमें जैसे मकर है वो पृथ्वी तत्व की राशि है, कुंभ वायु तत्व की राशि है, पर फिर भी उसके अंदर जल तत्व का असर है, क्योंकि कलश है, कुंभ है, उसके अंदर तो जल होता ही होता है। तो इस तरह से उन्होंने पोर्टफोलियो अलॉट कर दिए। अब रही 27 नक्षत्रों की बात। जी। इन्होंने देखा राहु केतु ने, ये तो पोर्टफोलियो सारे बट गए। अब जो है ना मिली जुली सरकार है, क्योंकि बाकी देव पक्ष है, ये दानव पक्ष है। तो जब सरकार मिली जुली होती, चाहे यूपीए हो या एनडीए हो, तो जिस पार्टी को मंत्री पद नहीं मिला वो उत्पात मचाता है, हाँ, बिल्कुल नाराज हो जाता है। जी। अब वो राहु और केतु ब्रह्मा जी से हो गए नाराज। कहते हैं हमने जब अमृत पान कर लिए, चाहे धोखे से किया, मतलब कहने का मतलब कोई धोखे से चाहे जीत के आ गया हो। जी। गहराई है, को रिलेट कीजिए पॉलिटिक्स को। सीट जीत लिया उन्होंने, चाहे जैसे जीता हो, चाहे जैसे जीता। और बहुत दफे हमें पता लगता है मीडिया से कि ये गड़बड़ करके जीता है, पता लगता है ना। जी। तो चाहे उन्होंने धोखे से अमृत पान किया है, सबको मालूम है माइथोलॉजिकली, पर अब वो बन तो गए एमपी ही, यानी उनके बराबर आ गए। एक सर है, एक धड़ है, और सर बड़ा शातिर है। तो जैसे वो जुलूस निकालते हैं ना, हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद, वैसा जब उन्होंने हंगामा शुरू किया तो उन्होंने देखा ब्रह्मा जी ने कि तो सरकार तोड़ देंगे, गड़बड़ कर देंगे सारी। जैसे अगर उनको नहीं लिया, वोट वापस ले लेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। अब उन्होंने कहा शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। अब देखो ऐसा है, पोर्टफोलियो तो बट गए जी। अब नेम प्लेट लग गई हैं, तो फिर भी मैं कंसीडर करता हूँ, पर शांत हो जाओ। कहते ठीक है, शांत हो गए। तो फिर भी वो उनमें जो असंतोष था वो झलक रहा था। अब 27 नक्षत्र 12 राशियों में आने हैं, तो 360 डिग्री में जब 27 नक्षत्र आएंगे तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं जी। और एक चरण जो है 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। और एक चरण जो नक्षत्र का है वही नवमांश भी कहलाता है जी। जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, नवमांश कुंडली की। तो अब उनको उतावली हो रही थी, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि सबसे पहला नक्षत्र हम मैं केतु को ही दे देता हूँ, ताकि जैसे ही मिल जाएगा शांत हो जाएगी। जी। तो सबसे पहला जो मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र है, उसको केतु को बोला आप इसके मालिक हो गए, स्वामी हो गए। केतु शांत हो गए। उससे अगला नक्षत्र जो था वो उन्होंने दे दिया शुक्र को। जी। अश्वनी के बाद भरणी, भरणी से अगला नक्षत्र जो है, अब देखिए इसमें 13 डिग्री 20 मिनट का है, 2 नक्षत्र 26 डिग्री 40 मिनट के हो गए। अभी भी 30 डिग्री पूरी हुई नहीं, थोड़ी जगह खाली है। तो तीसरा नक्षत्र कृतिका है, सूर्य का है वो। जी। तो उसको एक चरण यहाँ फिट कर दिया, जैसे फिलअप इन द ब्लैंक्स होता है ना, ब्रह्मा जी ने वैसे। तो उसमें 30 डिग्री पूरी हो गई। अब कृतिका नक्षत्र के 3 चरण यानी 10 डिग्री बची हुई है। तो वो अगली राशि वृषभ में पहले 10 डिग्री कृतिका नक्षत्र के हो गए, सूर्य का नक्षत्र है जी। और 10 डिग्री के बाद रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का था, वो
डाल दिया आगे, जस्ट कृतिका के आगे 23 डिग्री 20 मिनट। और रोहिणी नक्षत्र बहुत बढ़िया नक्षत्र है, चंद्रमा का सबसे प्रिय है। चंद्रमा इसमें मूल त्रिकोण में होता है और शुक्र का स्वामित्व है इसका। जी अब वो शुक्र और जब चंद्रमा मिलते हैं ना तो बहुत रोमांटिक हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में ये है कि वृषभ में चंद्रमा और शुक्र दोनों रोहिणी नक्षत्र में है, जी भाई बहुत ही रोमांटिक होगा, मैग्नेटिक चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी। जैसे बोलते हैं ना, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, जी उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, जी, होगा जो नशा यूं तैयार, वो प्यार है, वो प्यार है, प्यार है। क्या बात है। उसी तरह से जब वृषभ राशि में चंद्रमा और शुक्र को मिलाया जाए, जो नशा तैयार होगा ना, उस शराब को भी पीछे छोड़ देगा। क्या बात है। इतना रोमांटिक होगा बंदा वो। और हमने हजारों कुंडलियों में देखा है, जहां ये योग आया हम पूछते हैं भाई कितनों से अफेयर हुए, पता लगता मल्टीपल अफेयर है। ये रहस्य है, इस तरह से इंटरप्रिटेशन आती है। अब 23 डिग्री 20 मिनट पहुंच गए वृषभ राशि में, बाकी 6 डिग्री 40 मिनट फिर बचा हुआ है, आधा नक्षत्र फिट होगा। जैसे बच्चे के सामने रख देते हैं ना ब्लॉक और वो खांचे में फिट करने, तो वो दिमाग लगाता है कौन सा कहाँ जाएगा। जी ये वो गेम है। तो उसके नेक्स्ट नक्षत्र क्या है चंद्रमा के आगे? मंगल का मृगशिरा, नाम से पता है, जिसका लुक जो है हिरन के सिर के जैसा सिर की है। तरफ, जी बिल्कुल। तो उसका आधा नक्षत्र डाल दिया वृषभ राशि में और आधा नक्षत्र अगली राशि मिथुन में डाल दिया। यानी अब बेचारे मृगशिरा को आधे का आधा घर तो उसका चला गया शुक्र के कंट्रोल में और आधा चला गया बुध के कंट्रोल में। जी अब वहाँ इनके इंटरप्रिटेशन, क्योंकि आपका जो बॉस है ना, आपको नेचुरली उसके हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा। तो वो बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस इज ऑलवेज राइट। तो वो जो बिहेव करेगा वृषभ राशि में शुक्र की को मद्देनजर रखते हुए करेगा। इधर मंगल जो है ना कामुकता को बढ़ाएगा इस नक्षत्र के लोगों की। जब वो बुध में चला गया, बुध जो है बुद्धि का कारक है और व्यापार का कारक है, कम्युनिकेशन स्किल है, इन चीज़ों में वो आगे बढ़ाएगा। ऐसे पॉडकास्टर भी बहुत मिलेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन का खेल है ये। जी तो मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट चलेंगे मृगशिरा को। अब फिर 2 नक्षत्र की खाली जगह बची हुई है पूरे के पूरे। तो मृगशिरा के बाद आएगा राहु। राहु वेट कर रहा था कि केतु को तो पहले दे दिया, मेरे को दे नहीं रहा, दे रहा। अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये बड़ा उतावला हो रहा है, हंगामा ना कर दे। कहते रुक रुक रुक, अगला नक्षत्र तू ले ले। उसको दे दिया उन्होंने आर्द्रा। आर्द्रा आर्द्र बोलते हैं गीला। जी तो आर्द्रा नक्षत्र उनको दे दिया। और तभी जब सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में आते हैं ना तो बारिश बहुत होती है। पिछले दिनों जो आप सुन रहे थे जी कि जगह जगह फ्लड आए हुए हैं, वो आर्द्रा नक्षत्र में थे सूर्यदेव जी। अब सूर्यदेव जी आर्द्रा से निकल के आगे बढ़ के जो हैं राहु के पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र उसमें आ गए हैं और कल वो ट्रांजिट होके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कल सुबह उनका संक्रमण है। अब आर्द्रा नक्षत्र राहु भी शांत हो गए। जी आर्द्रा के बाद गुरु का नक्षत्र पुनर्वसु को, गुरु धीर गंभीर है, जब भी दे देंगे कोई बात नहीं, उनमें सब्र है। तो उनको दिया। तो उनका आधा नक्षत्र जो इधर है ये आर्द्रा नक्षत्र दिया, इसमें मिथुन राशि में आधा वो था, 2 ये हो गए। तो कर्क राशि में पुनर्वसु का हिस्सा आया 3 डिग्री 20 मिनट तक। उसके बाद कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र आता है, ये शनि का है। ये बहुत बढ़िया नक्षत्र माना जाता है। जैसे आपने सुना होगा शनि पुष्य, जी गुरु पुष्य, अमृत योग। जी और चंद्रमा की राशि है। वो देने के बाद अगला नक्षत्र बुध को दिया। बुध आराम से पेशेंस से वेट कर रहा था। वो 9वां नक्षत्र है अश्लेषा, वो बुध को दे दिया। अब ये 4 राशियां मेष से लेके कर्क तक कंप्लीट हो गई। ये नक्षत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन है। जी मेष राशि अग्नि तत्व, वृषभ पृथ्वी तत्व, मिथुन वायु तत्व और कर्क जल तत्व।
अब ये 12 में से 4 का पहला सेट पूरा हो गया। अब अगले सेट में भी यही होगा। पहले केतु का नक्षत्र मघा सिंह राशि से शुरू होकर वृश्चिक तक जाएगा। उसका अगला सेट धनु राशि से शुरू होगा, उसमें जो मूल नक्षत्र से लेके अंतिम नक्षत्र रेवती मीन में जाएगा। ये वैदिक का बेसिक ढांचा है। जी क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल। ये उसकी मैथमेटिक्स है, जी। क्योंकि जब तक ये हम नहीं समझेंगे तो इसके आगे नहीं बढ़ हाँ, सकते। ये एक फाउंडेशन है, पूरे फाउंडेशन है। जी अब जिस समय जातक का जन्म होता है जी उस समय ईस्ट हॉराइजन पे जो राशि उदित हो रही हो वो उसका लगन कहलाती है। लगन जी और उस क्षण पे जिस राशि में चंद्रमा है वो उस जातक की राशि कहलाती है। राशि जी और चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो उसका नक्षत्र कहलाता है। और जो नक्षत्र है उसी से उसकी जीवन यात्रा शुरू होती है। जी जो नक्षत्र, मान लीजिए कि वो नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, तो उसकी महादशा जन्म से ही शुक्र की होगी। शुक्र की महादशा पूरी होने के बाद सूर्य की आएगी, सूर्य के बाद चंद्र की आएगी, चंद्र के बाद मंगल आएगा, राहु आएगा। वो जो सीक्वेंस मैंने सीक्वेंस बताया है वो ना, वो चलता रहेगा। जी वो सीक्वेंस हमेशा वही फॉलो होगा जो इनके नक्षत्रों का मैंने जी, बताया। अगर 8वें नंबर पे आ गया तो 8वां 9वां और फिर उसके बाद हाँ, वो होगा। 8वां जैसा नक्षत्र है जी वो मैंने बताया पुष्य नक्षत्र है, तो उसकी शनि की महादशा जी जन्म से प्रारंभ होगी। शनि की कंप्लीट होते ही बुध की महादशा लगेगी 16 साल की। जी बुध की कंप्लीट होते ही केतु की 7 साल की लगेगी। जी केतु की कंप्लीट होते ही 20 साल की शुक्र की लगेगी। शुक्र की महादशा सबसे बड़ी होती है, जी 20 ईयर्स। टोटल 120 साल की महादशाएं होती हैं। जी ज्योतिषीय रूप से पूर्णायु एक व्यक्ति की 120 साल मानी गई। 120 साल। हालांकि उस तक पहुंचते बहुत रेयर हैं। जी तो 20 साल अगर उसमें से शुक्र के मिल गए, जो सौंदर्य, प्रोस्पेरिटी, लग्जरी, नेम फेम, सेलिब्रिटी बनाने का कारक है, तो आपकी जिंदगी तो वैसे आनंदमय हो गई। शुक्र है। शुक्र कहते हैं ना, शुक्राना, ये तो शुक्र है। जी तो वो अगर मिल जाती है और शुक्र बढ़िया, तो ऐसे जातक अलग ही दिखते हैं, चार्मिंग मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। प्लस शुक्र की कृपा होनी जरूरी है अगर हाँ। नेम फेम आपको पाना है तो। और लाइफ जो लग्जूरियस बितानी है। जी क्या अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में ऐसा योग नहीं हो तो क्या कुछ उपाय से इस चीज को प्राप्त भी कर सकते हैं? कुछ जैसे ऐसा भी? आप कहना चाहते हैं कि शुक्र जैसे अच्छा नहीं है, जी तो उसको हम कैसे अच्छा कर कैसे सकते कर सकते हैं? जी हैं? शुक्र को हम अच्छा कर सकते हैं बड़े सरल तरीके से। जी सौंदर्य का कारक है। आप हाइजीन जितना ज़्यादा रखेंगे, जी प्रतिदिन स्नान करना, सलीके से कपड़े पहनना, सौंदर्य प्रसाधन जैसे आप हल्का टेल्कम पाउडर लगाइए, वाइट कलर का होता है, उसमें फ्रेग्रेंस है जी और डायरेक्ट आपकी स्किन पे जाता है, जी शुक्र प्रसन्न होता है। आप जो है इत्र लगाइए, गुलाब का, केवड़े का, चंदन का, ऊद का, शुक्र से प्रसन्न होगा। जी और जो है बन ठन के थोड़ा रहिए, हम्म, अच्छा लगेगा। अच्छे कपड़े, अच्छा चश्मा, अच्छी घड़ी, ये तो फिजिकल हुआ। जी अब स्पिरिचुअल की भी जाना होगा। महिलाओं का सम्मान करें। गाय शुक्र का रूप है, गाय की सेवा करें। जी लक्ष्मी माता की उपासना करें। ठीक है। आप मछलियों को दाना डालें। जी इससे आप देखेंगे कि शुक्र के प्रभाव और अच्छे होने लग गए हैं। कि अगर नैसर्गिक रूप से आपको शुक्र की कृपा नहीं प्राप्त हुई है तो ये उपाय करके आप शुक्र की कृपा बहुत प्राप्त अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी उसमें आपको पॉजिटिविटी आ जाएगी। जी 100% यू टर्न नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। जी एक जो कई बार लोग जीवन के बहुत बड़े फैसले लेने वाले होते हैं, चाहे वो कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो कई नई नौकरी में जाना चाहते हैं, चाहे वो स्विच करते हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर, चाहे वो शादी करने जाते हैं या कुछ और भी वो करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बड़ा जो उनके लिए उपलब्धि के समान होती है, तो इसके लिए शुभ अशुभ समय का निर्धारण कैसे करें कि ये समय हमारे लिए उपयुक्त है ये कार्य करने का कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि बहुत से योग बनते हैं ग्रहों के कॉम्बिनेशन से, जी नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन से, तिथियों के जी कॉम्बिनेशन से। जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग, जी
हमने अभी बात की अमृत सिद्धि योग। जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ जाता है, गुरु पुष्य कहलाता है, अमृत। जी शनिवार को पुष्य नक्षत्र पड़ गया, शनि पुष्य, जी बहुत बढ़िया है। तो और शुक्ल पक्ष ये है कि बढ़ता हुआ चांद, कृष्ण पक्ष घटता हुआ चांद। और जी। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि 50-50 साल की आयु के लोग आते हैं, उनको मैं बताता हूँ आप ये काम शुक्ल पक्ष से शुरू करना, तो कहते हैं शुक्ल पक्ष क्या है? क्या होता है? जी मैं कहता हूँ कृष्ण पक्ष। तो उनको समझाना पड़ता है कि आप सनातनी होके 50 साल की उम्र होगी, शुक्ल और कृष्ण पक्ष का पता नहीं है। तो शुक्ल पक्ष मतलब वृद्धि, जी कृष्ण पक्ष मतलब घटना। तो कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको प्रमोशन चाहिए, वृद्धि चाहिए, अपलिफ्टमेंट चाहिए, तो शुक्ल पक्ष में उसको ज्वाइन करना है। जी शुक्ल पक्ष में सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है, अमृत सिद्धि योग आ रहा है, रवि योग आ रहा है। इन मिल जाते हैं कुछ जी। दिन में, आप पंचांग से देख लीजिए, किसी पंडित जी से पूछ लीजिए। और जो उस दिन चंद्रमा की क्या स्थिति है, आपके जन्म लगन के चंद्रमा से वो चौथे, 8वें, 12वें में नहीं होना चाहिए। जी मान लीजिए आपकी मेष राशि है, तो आपके चौथे में चंद्रमा जब आएगा कर्क राशि, जी तो उस दिन आपको अवॉइड करना है नया काम। जी 8वें आया यानी वृश्चिक राशि, तो भी अच्छा नहीं है। 12वें आया मीन राशि, हालांकि इन राशियों में चंद्रमा अदरवाइज बहुत अच्छा है, जी बट विद रेफरेंस टू योर बर्थ मून, बर्थ चंद्रमा। अच्छा, आपके कुंडली में पंचम भाव में गोचर में चंद्रमा है, ज्वाइन कीजिए, बहुत बढ़िया है। जी सप्तम में कीजिए, बहुत अच्छा है। नवम में जब हो कीजिए, भाग्य का स्थान है, चंद्रमा बहुत अच्छा। दसम में हो कीजिए। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, या किसी ज्योतिष की आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी। एक जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस दौर में हर कोई बहुत सारे नए-नए ज्योतिषी सामने आते हैं और बहुत सारे भ्रामक दावे भी किए जाते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो कि वाक़ई में जो इसको एक विद्या के तौर पर ग्रहण किए हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में इसका ज्ञानार्जन भी किए हैं। बहुत सारे लोग व्यावहारिक भी रूप से ज्ञानार्जन किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ़ बिज़नेस के तौर पे ज्योतिष के नाम पे मज़ाक कर रहे हैं। तो एक अच्छे ज्योतिषी का चयन हम कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए हमें किसी भी मामले में परामर्श लेना हो, तो हम जिनको गुरु मान करके जिनसे भी हम परामर्श ले रहे हैं, वो सही सलाह दे रहे हैं, इसका हमारे पास क्या पैमाना हो सकता है? ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सुंदर और बड़ा व्यवहारिक है। जी, ये हमारे हर चीज में काम आता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाना है, जी, तो उसमें स्पेशलिस्ट तो बहुत हैं, किसके पास जाए? जी, तो इसमें हमें यही देखना है। आज सोशल मीडिया है, जी, इस पे अच्छे ज्योतिषी भी हैं जी, और भ्रामक भी हैं। जी, तो अच्छे ज्योतिषियों का सबका जो रिव्यू भी आता है, जी, तो उससे थोड़ा आइडिया लगेगा। या आपके पर्सनल जान पहचान में कोई ज्योतिषी हैं, संपर्क है, वाया मीडिया से भी दोस्तों के, रिश्तेदारों के थ्रू जी, पता लग जाता है कि भाई हमने करवाया था, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, जी, इस तरह से पता लगता है। या कईयों का मीडिया में और भी कोई चर्चे होते हैं, या कई ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं एस्ट्रोलॉजी की, उसमें कई ज्योतिषी जाते हैं, अपना ज्ञान जो है बांटते हैं, भाषण देते हैं। तो इस तरह से ही आप जज कर सकते हैं। जी, पर जो इस्टेब्लिश्ड है, रिनाउंड हैं, उनका तो आपको विश्वास करना ही चाहिए। जी। एक सबसे एक और जो चैलेंज आता है अगर इस ज़माने में देखें, जैसे बहुत सारे आप देख रहे होंगे तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, पारिवारिक समस्याएँ बढ़ रही हैं। और कई बार क्या होता है, प्रेम भी रहता है, लोग शादी ब्याह कर लेते हैं, अरेंज मैरिजेज भी टूट रही हैं और जो लव मैरिज हैं वो भी टूट रही हैं, और अचानक से प्रेम रहता है और प्रेम खत्म हो जाता है। बहुत सारी घटनाएं आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे आता है, कहीं पति ने पत्नी को मार दिया, कहीं पत्नी ने पति को मार दिया। और चौंकाने वाली बात होती है कि मान लीजिए ज़बरदस्ती किसी की शादी कराई गई हो, तो समझ में आता है कि भाई एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसी भी घटनाएं आ रही हैं कि लव मैरिज कर रहे हैं, अचानक से प्रेम खत्म हो गया, किसी का कत्ल कर दिया। तो इसके पीछे क्या ज्योतिषी उपचार से भी ऐसी समस्याएं क्या रोकी जा सकती हैं? बिल्कुल, अगर हम ज्योतिष की सलाह लेते हैं, रोकी जा सकती है, लेकिन हमारा यहाँ लॉजिक भी होना चाहिए, जी, हमें इंसानियत भी होनी चाहिए, जी, इथिक्स भी होना चाहिए। बिल्कुल। भगवान ने एक सिस्टम बनाया है जी, जो सृष्टि को आगे बढ़ाने का, जी, उसका ये इंस्टीट्यूशन है। इसलिए जो युवक युवतियां हैं,
उनकी योग्यता को देखते हुए उनकी शादी की जाती है। जी और हमारे ज्योतिष में कुंडली मिलान एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जी जो पूरे समाज को प्रभावित करता है। और वो अष्टगुण होते हैं, उसमें 8 की फैक्टर हैं और वो 1 नंबर से शुरू होता है। तो जो 1 नंबर पॉइंट है उसका मार्क्स भी 1 है, 2 नंबर वाले का 2 हैं, 3 वाले के 3 और 8वां जो गुण है उसके 8 मार्क्स हैं। तो 8 मार्क्स होते हैं, नाड़ी के 8 हैं। जी ये महागुण कहलाते हैं। जी अगर नाड़ी दोष है शादी नहीं करना चाहिए। जी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए 2 लोग शादी करने जा रहे हैं, तो अगर कुंडली का मिलान होता है तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो आप बता रहे हैं। जी आप बताएं। देखिए, ऐसा है कि उसमें ग्रह मैत्री मिलनी चाहिए। जैसे जो राशि आपकी मंगल की है, जैसे वृश्चिक है, और दूसरी तरफ शनि की राशि मकर है, उसका स्वामी शनि है। इधर मंगल और शनि की तो बिल्कुल शत्रुता है, जी तो वो उनकी ग्रह मैत्री के 5 मार्क्स होते हैं, वो 0 मिलेगा। जब ग्रह मैत्री नहीं, आपस में मैत्री नहीं, तो लड़ाई तो होगी, रिजेक्ट करिए। जी अच्छा, उसी तरह से सूर्य की राशि है सिंह और शनि की राशि कुंभ है, दोनों की मैत्री तो होगी नहीं क्योंकि दोनों शत्रु हैं। जी वहाँ भी 0 आया, नहीं कीजिए। अगर भक्कूट दोष है, वो आपस के प्यार को दिखाता है जी और ये संतान उत्पत्ति में बहुत मेन फैक्टर है। जी भक्कूट दोष है, 7 नंबर होते हैं इसके। तो अगर इसमें 0 आ रहा है, इसमें इन बिटवीन कुछ नहीं होता, जी या तो 7 आएंगे या 0 आएगा। ये 0 आएगा। जी तो अगर ये 0 हो गया, अवॉइड कीजिए। जी नाड़ी दोष कहते हैं कि आपके 36 में से 28 गुण मिल गए जी और ये 8 गुण नहीं मिले, जी तो आप शादी मत कीजिए। जी क्योंकि नाड़ी दोष जो है स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा करता है। कि आप सुनते भी होंगे, कोई कह रहा है भाई मेरी वाइफ तो हमेशा बीमार रहती है, जी या कोई लेडी कह रही मेरे हस्बैंड तो हमेशा बीमार ही रहते जी। हैं, या कोई भयंकर बीमारी हो गई, जी तो उसको उसकी तरफ जाता है। जी तो हमें खास करके ये जो चीज़ें हैं इसका मिलान करना चाहिए। और 36 में से अगर 25-26 प्लस मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी मैचिंग है, लेकिन 18-20 तो ये मैचिंग को अच्छा नहीं कहा जाएगा। नहीं। पहली बात तो कुंडली मिलान करें, जी फिर वो देखें कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सोशल बैकग्राउंड क्या है। अब जैसे लड़के लड़कियां जी नौकरी करते हैं ज़्यादातर, जी घर में तो लड़कियां बैठती नहीं हैं, जी पढ़ी लिखी हैं। तो लड़के की पोस्टिंग तो है दिल्ली में, जी लड़की की पोस्टिंग है लखनऊ में जी या पटना में। जी बाकी सब कुछ मिल गया, जी शादी कर दी। वो दिल्ली रह रहा है, वो पटना रह रही है, जी कभी महीने में 1 बार मिलते हैं। भाई शादी नाम है टुगेदरनेस का। बिल्कुल। अब कभी कभी जैसे लड़कियां पुराने जानों में मायके जाती थी, या अपने काम से हस्बैंड बाहर गया है, बीबी बाहर गई, ठीक है, लेकिन इस तरह जो आप करेंगे जी तो इसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बिल्कुल। दूसरा, जब बीच में गैप आएगा, कोई तीसरा एंट्री मार सकता है क्योंकि बड़े गैप आ गए। जी तो आपको ये भी देखना है कि आप एक जगह साथ रह सकें। जी ठीक है, दिल्ली में एक की ऑफिस है, दूसरी की नोएडा में है या गुड़गांव में, चल जाएगा। जी दिल्ली का ठीक है, 1 घंटा ट्रेवलिंग का जाएगा जी। एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ें भी देखने कि आप साथ रह भी सकते हैं कि नहीं। जी मैंने देखा है कई केसेस मेरे पास आते हैं कि लड़का यूएसए से आया, यहाँ सारी बात सही बैठ गई, शादी हो गई, जी और वो कहता है कि ठीक है पेपर वर्क होगा, वीज़ा वगैरह बनेगी, वो सब मैं जाके वहाँ करवाता हूँ। अभी मेरे पास लेटेस्ट ये केस आया हुआ है। जी अब वो आता है मेरे पास मैसेज, लड़की अपना एनालिसिस कराने कहती उसका फ़ोन ही नहीं लगता है, ब्लॉक किया हुआ है। शादी करके गया प्रॉपर पूरे जी। धूमधाम से, जी वहाँ चला गया है, जी रिस्पॉन्स ही नहीं, चीटिंग। जी ये केस भी हो रहे हैं। जी तो ये सारी चीज़ें हमें लॉजिकल भी देखनी है, जी एस्ट्रोलॉजिकल भी देखनी है। जी। अगर आपकी लव अफेयर है, डेटिंग कर रहे हैं आप 2-3 साल, उसके बाद शादी कर रहे हैं, जब 3 साल से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है जी तो इतनी कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम पूरा जीवन साथ निभा सकते हैं। जी। अगर जैसे मान लीजिए कुंडली ठीक है मिलान हुआ,
या हो सकता है गलत तरीके से किसी ने मिलान कर दिया, और या तो ठीक है, हो सकता है कई कई परिवारों में परंपरा है कुंडली का मिलान, क्योंकि परंपरा भी नहीं है, सीधे शादी ब्याह कर लेते हैं। बिल्कुल, पहले से यही ज्यादातर यही होता है। ज़्यादातर यही होता है, दो परिवारों का मिलन हुआ, बस ऊपर देख लिया जो है, और फिर एक लड़का पसंद आया, लड़की पसंद आई, परिवार का जो है चाल चलन ठीक आया तो शादियाँ कर दिया, एक दूसरे के जान पहचान में है। लेकिन यह है कि लड़के लड़की की प्रकृति नहीं देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कुंडली दोष हो, मतलब कुंडली दोष का मतलब यह है कि पति पत्नी जो भी भावी होने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए उनकी मैचिंग कुंडली के अनुसार नहीं हो पा रही, और बाद में मान लीजिए जब समस्याएं पैदा हुई, तो बाद में आप देख रहे हैं कि ऐसी समस्याएं हैं, तो उसका निवारण क्या हो सकता है, या वो चीज़ें नहीं उसका निवारण हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि पहले जो ये होता था, जी रिश्ते होते कैसे थे जी कि भाई मेरे मामा ने बताया कि फलाने की बेटी है, बहुत अच्छा परिवार है, जी और उसने आके अपने जीजा को बताया कि मेरे भांजे के लिए ये बड़ा उपयुक्त रहेगा, जी और शादी हो जाती जी थी। उसमें ज़्यादा कोई सोचना नहीं होता था, क्योंकि एक बीच में जो आया है वो शुभ चिंतक है, रेप्यूटेड है, अपना ही रिश्तेदार है। बिल्कुल इसी तरह रिश्तेदारों की ताऊ जी ने कह दिया, भुआ जी ने कह दिया, मामी जी ने कह दिया, इस तरह से रिश्ते होते थे, जी और बच्चे उनकी बात मानते थे। जी अगर उसके बावजूद कोई मैचिंग उनकी एस्ट्रोलॉजिकली नहीं हुई, जी बाकी चीज़ें कंपेटिबल हैं, तो उनके बीच में कोई मनमुटाव भी हुआ तो वो लड़की चलो मायके चली गई रूठ के। जी 5-7 दिन वो माँ बाप ने हड़काया उसको कि जी कुछ नहीं, तेरे को ज़िंदगी वहीं बितानी है, और इधर से लड़के वालों की तरफ से जो बीच में वो आ गया, कहते नहीं कोई बात नहीं, मैं समझा दिया, अब कोई बात नहीं होगी, जी वो वापस आ जाती थी और चल जाता था, जी कोई दिक्कत नहीं। फिर एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था कि भाई शादी तो 7 जन्मों का बंधन है, बताना जी बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल जी। ट्रीटमेंट था। हमारे वेदों में कभी कोई संबंध विच्छेद की, डाइवोर्स की, तलाक की कोई जिक्र नहीं मिलता। जी दूसरे धर्मों में तो इसके प्रोसीजर मिलते हैं, प्रोसीजर मिलते हैं जी उनके धर्म शास्त्रों में मिलते हैं, जी और तलाक के भी तरह तरह के तरीके हैं, एक जी। नहीं कई तरीके हैं, कई जी। मोड हैं, और हिंदी संस्कृत में कोई ऐसा शब्द भी नहीं है। शब्द ही नहीं है। जी 7 जन्मों की बात होती थी, जी तो बड़ा उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता था। ये 7 जन्मों का बंधन है, इस जन्म में कोई लड़ाई हो रही कुछ तो कहेगा ये तो बहुत बुरी बात है। मतलब मन को जो है ना वो अच्छा नहीं लगता था कि ये जो है गलत बात हो रही, खुद को भी लगता था। एक ऐसा साइको बना हुआ था। जी वो भ्रम भी तोड़ दिया लोगों ने। अब तो 7 दिन में भागे जा रहे हैं, जी। 7 दिन में टूट रही हैं। तो जो समाज का प्रभाव था, कंट्रोल था, वो कंट्रोल खत्म हो चुका है। जी आजकल लड़के लड़कियां मिलते हैं जॉब में, कॉलेज में और जगह पार्टियों में, उनको अट्रैक्शन हो जाता है, जी बात करते हैं, शादी करते हैं, माँ बाप की भी उसमें कोई परवाह नहीं करते। और दूसरा कोर्ट मैरिज कर लेंगे, बात जी। खत्म। तब उसमें उनको जब उनके कुछ समस्या है तो कौन समझाएगा? जी कोई उसमें कैटालिस्ट तो था ही नहीं, संभालने वाला कोई नहीं होता। हाँ, बीच का कोई व्यक्ति नहीं बीच होता का कोई व्यक्ति है जो ही शुभ नहीं। चिंतक वेलविशर हो। बॉन्डिंग कराने के लिए कोई बचा ही नहीं, उन्होंने जी। छोड़ा ही नहीं शुरू से ही। जी क्योंकि वही दो लोग हैं एक दूसरे के लिए। ये न्यूक्लियस बोलते हैं ना, न्यूक्लियर न्यूक्लियस। फैमिली, जी ये तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, जी जरा सी बम्बार्टमेंट हुई नहीं, न्यूक्लियस टूट जाता है जी और भयंकर एनर्जी निकलती है, जो ये एटॉमिक एनर्जी का सिद्धांत है। जी। उसी तरह हुआ पड़ा है कि वो फटक से फूट जाते जी। हैं वो फैमिली में और एक विस्फोट दूसरे हो के जाता है। इतने विरुद्ध हो जाते हैं कि ड्रम में पैक कर दिया, पहाड़ से धक्का दे दिया, जी और क्या क्या हम सुन रहे हैं, सुन के बड़ा दुख होता है। बहुत बिल्कुल। सांप से कटवा दिया, क्या जी। क्या हो रहा है? मतलब कोई सोच सकता है इतनी निर्दयता और इतनी ओछी हरकतें? जी एक और ये जैसे आपकी बातों से भी समझ में आता है, जैसे अट्रैक्शन और प्रेम दोनों में जो युवा पीढ़ी है वो डिफरेंस नहीं कर पा रही। जो एक अट्रैक्ट, कोई फिजिकली अट्रैक्ट नज़र आ रहा है तो उसी को प्रेम समझ रही है और आगे बढ़ जा रहे हैं। ये इसको इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अट्रैक्शन और प्रेम दोनों में कितना डिफरेंस है? अट्रैक्शन और प्रेम में बहुत ज़्यादा फर्क है। अट्रैक्शन जो है वो सेंसस है, जी और प्रेम जो है आत्मा का है, कि हमें इस बंधन में आजीवन साथ रहना है, एक अच्छा परिवार बनाना है, एक अच्छी जिंदगी बनानी है। आगे परिवार बनाना, उसको संस्कार देना, यानी सृष्टि को आगे बढ़ाने की जी। बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है, खेल नहीं है, पर आजकल लोगों ने इसको खेल समझ लिया है। जी
और उसी की ये समस्या आ रही है। वो अट्रैक्शन वो समझते हैं प्यार हो गया, आई लव यू, जी इतना सिंपली बोल देते हैं। जी लव कुछ और ही होता है, जी, अगर वो होता तो टूटते ही नहीं थे। टूटते नहीं जी। तो ऐसे जैसे जो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अगर वो जीवन में इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, तो उनको क्या है इन सब चीज़ों में जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं जिसको लेकर के इतने जल्दबाजी न करें, क्योंकि एक बार जल्दबाजी तो आप कर देते हैं लेकिन जीवन भर पछताना पड़ता है। देखिए, ऐसा है कि वाकई ये समाज के लिए, देश के लिए और हमारे धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इस तरह शादियां टूटती रहीं, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, संतान होगी नहीं, धर्म विलुप्त हो जाएगा। जी पहले जनरली 3-4 बच्चे होते थे, फिर 2 बच्चों पे आए, और अब तो हालत ये है कि पति पत्नी बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, 15 साल हो गए, हमने बच्चा पैदा ही नहीं करना है। जी और करना है तो बहुत हुआ तो माँ बाप ने प्रेशराइज किया तो 1 बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो आप ये देखो कि अगर आप उसको पॉपुलेशन वाइज कैलकुलेशन करो जी तो हर 25 साल में पॉपुलेशन आधी होती चली जाएगी, जी एक बच्चा करेंगे तो। जी ये बहुत डेंजरस है शादी के लिए। पहले अपना कंपेटिबिलिटी देखिए, जैसे जी। एजुकेशन वगैरह और की। बहुत सारे रिश्ते भी खत्म होता जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी की एक लड़की होगी तो उस लड़की का जो संतान होगा उसको मामा नहीं मिलेगा, मामा और मौसी है ही नहीं। मौसी नहीं है। बिल्कुल। तो ये भी मतलब कि आप देखें तो बच्चों के लिए जैसे मामा मौसी ये सब रिश्ते जो है किस तरीके से उनके एक सेफ गार्ड हुआ करते थे। हाँ। तो वो भी जो है मतलब कि इस तरीके से जब सिंगल बेबी होने से जो है चीजें रिश्ते बिल्कुल, समाज से रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। समाप्त हो रहे हैं पहले ये होता था कि 2 बहनें, साली, आपको बाहर का मामा ढूंढना साली, पड़ेगा। जीजा, जी। ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। जब उसका कोई और आगे पीछे भाई बहन है ही नहीं है जी तो किसी का जीजा तो हुआ ही नहीं। जी ये रिश्ते तो ऑटोमेटिकली खत्म हो रहे हैं इस तरह से। जी और जब शादी करनी है तो आपको अपनी एजुकेशन, पर्सनैलिटी, एज, सोशल बैकग्राउंड यही देखना है, जी टुगेदरनेस देखनी है, मैचिंग देखनी है कुंडली की, और आपस की अंडरस्टैंडिंग। आप मिलिए कॉफ़ी हाउस में, अपने परिवार के मिलवाइए, उनके बीच बैठिए, जो आपके मन की शंकाएं हैं ना जी वो पहले ही क्लैरिफाई कर लीजिए। जी और आप अगर सारी ज़िंदगी साथ नहीं निभा सकते हैं, आप सोचेंगे कुछ टाइम के बाद हम फिर कुछ और देखेंगे, जी तो फिर उससे अच्छा है शादी मत कीजिए। शादी मत करें। एक ज्योतिष में लाल किताब की बहुत चर्चा होती है। हाँ तो जी। लाल किताब है क्या, इसकी विशेषताएं खूबियां क्या हैं? लाल किताब ज्योतिष की एक अद्भुत रहस्यमयी विद्या है, और इस विद्या को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे महान ज्योतिषी पंडित रूपचंद जी जोशी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। और ये बुक अरेबिक में लिखी हुई किसी अविभाजित भारत की लाइब्रेरी में पंजाब में थी, और हो सकता है सैकड़ों वर्षों से थी। उस पे दृष्टि गई पंडित रूपचंद जी जोशी की। उन्होंने उसका अध्ययन किया और उन्होंने देखा ये तो चमत्कारी विद्या है, इसमें बड़ी बड़ी समस्याओं के बड़े सरल समाधान दिए गए हैं। वैदिक ज्योतिष को आधार मान के ही उसको आगे जो है बढ़ाया गया है और उसका सरलीकरण किया गया है। जी यानी यूँ कहें कि वैदिक ज्योतिष जो है वो साइंस है और लाल किताब ज्योतिष टेक्नोलॉजी है। जी तो उन्होंने इसका अध्ययन किया, जैसे जैसे करते गए वो जनता में इसको बढ़ाते गए। पहले उन्होंने लाल किताब के अरमान 1939 यानी 85 साल हो गए उस बात को, फिर लाल किताब के फरमान, फिर लाल किताब गुटका, और अल्टीमेटली उन्होंने 1952 में बृहत लाल किताब लिख दी। उसके सारे रहस्य वो उन्होंने अरेबिक उर्दू में ही लिखी, जी क्योंकि उसमें फ्रेजेस हैं जी और आज की जनरेशन वो समझ ही नहीं पाएगी भाषा। जी उस समय इस क्षेत्र में अरेबिक और उर्दू ही चलती थी। हमारे भी जो बुजुर्ग थे उनको ये भाषाएं आती थी। मेरे पिताजी जो मेरे से बात करते थे अल्फाज सारे उर्दू अरेबिक के ही होते थे। जी
क्योंकि वो स्कूलों में भी पढ़ाई जाती थी। अच्छा, एक यहाँ पे थोड़ा सा मेरी जिज्ञासा है कि दरअसल भारतीय जो ज्योतिष परंपरा है, ये बहुत प्राचीन परंपरा है, तो उस समय जो भाषा का माध्यम हुआ करता तो वो संस्कृत हुआ करती थी। तो ऐसे में जो अरेबिक लिखा गया था, ये थोड़ा सा इसको समझाएं देखिए, आप। इस पे मैंने बहुत अपने मन के अंदर मंथन किया है। जी मुझे किसी से जवाब नहीं मिला, जी लेकिन मुझे मेरे मंथन से जवाब मिला है, मानसिक मंथन से, जी। कि देखिए 1000 साल से विदेशी आक्रांता आने शुरू हो गए थे। जी इतिहास गवाह है। जी वो आ रहे थे तो वो अपनी भाषा और कल्चर को हम पे थोप रहे थे जी और हमारे धर्म को उन्होंने छिन्न भिन्न कर रहे थे। जी वो इतिहास गवाह है किस तरह उन्होंने गुरुओं की गर्दन काटी, बच्चों को दीवार में चिनवा दिया, गरम तेल में उबाल दिया। मतलब निर्दयता की, क्रूरता की सारी हदें ही थी। जी तो हमारे विद्वान जो वैदिक के ज्योतिष थे, जिनको संस्कृत में ये आती थी, उन्होंने सोचा कहीं ये विलुप्त ना हो जाए। जी किसी महान प्रकांड विद्वान ने, ज्योतिषी ने कई सौ साल पहले, अब जब उनकी भाषाएं आ रही थी, जो ज्ञानी होते हैं जल्दी से दूसरी भाषा भी सीख जाते हैं, जी तो अरेबिक वो सीख गए होंगे। जी तो उन्होंने अरेबिक में इसका अनुवाद करके रख दिया कि कल को ये अगर हमारी भाषा खत्म भी हो जाए जी तो ये विद्या सलामत रहे। जी इतनी गहरी सोच वाले थे। जी क्योंकि आप ये देखिए, ये नवग्रह हैं, नवग्रह को हम ही मानते हैं, सनातन धर्मी और तो नहीं मानते। जी बाकी तो अभी पता लगा, गैलीलियो ने जब पहली बार टेलीस्कोप बनाया और वो देखा किया, जी तो गैलीलियो ने जब कुछ उसमें काले धब्बे सूरज में देखे तो उन्होंने चर्च की क्या सोच थी, जी चर्च ने उनको सजा दी, मौत की सजा दी थी। और गैलीलियो यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा से पढ़े हुए थे। जी और मैं आपको बता दूं, गैलीलियो और गोस्वामी तुलसीदास जी लगभग समकालीन थे। तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब जो हैं उस समय वो लिख रहे थे। उसको वहाँ जरा सी उसने ग्रहों की अध्ययन की कोशिश की, मृत्यु दंड दिया चर्च ने। और आप हैरान होंगे, वो मृत्यु दंड 1990-92 तक उसके नाम पे लिखा था। उसके बाद चर्च ने उसको डिलीट किया, जबकि उसको मरे जमाना हो गया, सैकड़ों साल हो गए। और हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। एक बात, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फली जानू। यानी युग सहस्त्र योजन पे डिस्टेंस है उसका, और नासा ने जो कैलकुलेट किया है वो वही डिस्टेंस है। और गोस्वामी तुलसीदास जी जनमानस के पूजनीय हो गए, और उनका जो ग्रंथ है, उनकी जो शिक्षा है, उनका धर्म में अद्भुत योगदान हुआ। उनके जो समकालीन गैलीलियो थे, उनको मौत की सजा दी। ये भारतीय ये हमारे और पाश्चात्य दर्शन का ये अंतर है कितना? ये अंतर है। यानी हमारे ऋषि मुनियों को सभी ग्रहों का, उनके पूरे कैरेक्टरिस्टिक का, उनकी दूरियों का, उनके मानव जीवन पे प्रभाव का सतयुग से पता है। वेदों में इसका पूरी चर्चा है। अब मैं आगे आता हूं कि इसका मतलब लाल किताब में यही ग्रह हैं। और ग्रहों के देवता कौन हैं? लाल किताब ये कहती है, सूर्य जो है विष्णु जी हैं, जगत के पालनहार। चंद्रमा जो हैं वो शिव जी हैं, उनके मस्तक पे चंद्रमा विराजता है। मंगल जो हैं वो हनुमान जी हैं, शक्ति और शौर्य के, कमिटमेंट के देवता। बुध जो है माँ दुर्गा हैं। बृहस्पति जी ब्रह्मा हैं। शुक्र माता लक्ष्मी हैं। शनि भैरव बाबा हैं, गली गली में पूजे जाते हैं, गांव गांव में पूजे जाते हैं, कुल देवता थे वो तो। और राहु जो हैं वो शार्प ब्रेन है, वो माँ सरस्वती हैं, बुद्धि की देवी। और जो केतु हैं, गणपति जी हैं, गणेश जी हैं, विघ्नहर्ता सुखकर्ता, प्रथम पूजनीय। तो केतु की प्रथम पूजा यानी गणपति जी की पूजा होती है। सबसे पहले कोई भी पूजा शुरू करें, पहले गणेश जी की पूजा होती, नहीं तो पूजा मानी ही नहीं है जी। और उधर मैंने आपको बताया, मेष राशि का पहला नक्षत्र अश्विनी भी केतु का है। जी वहां भी प्रथम पूजनीय नक्षत्रों में वही है, जी गहराई है।
तो आपको लगता है कि ये अरेबिया में ये विद्या थी? नहीं, बिल्कुल। तो उन्होंने अरेबिक में लिखा और यही उसमें देवी देवता हैं। अब डिफरेंस कहाँ आता है? मैंने जो एक्सप्लेन किया, वैदिक चलती है भावों, राशियों, नक्षत्रों, ग्रहों पे। अब लाल किताब ये कहती है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आम आदमी को समझ नहीं आएगा। उन्होंने क्या किया, कुंडली को समझिए 3 डायमेंशनल, उसका इमेजिन कीजिए, समुद्र में डुबो दिया। तो भाव तो तैरते रहे, ग्रह तैरते रहे और राशियां और नक्षत्र डूब गए। तो लाल किताब का एक नाम समुद्रिका है। जी। तो लाल किताब में जो आधार है वह ग्रह हैं और भाव हैं, और वो पक्के घरों की बात करती है। जी। पक्के घर जो है काल पुरुष का व्यक्तित्व है। जैसे पहला पक्का घर आपका सिर है, दूसरा पक्का घर जो है आपकी वाणी है, तीसरा पक्का घर आपके कंधे हैं, चौथा जो है आपका हृदय है, पांचवा पेट है, एंड सो ऑन नीचे तक 12 पक्के घर। अब पक्के घर का जो मालिक है, जैसे पहला पक्का घर, उसका मालिक मंगल है, वहाँ भी पहली राशि मेष का मालिक मंगल है, कनेक्टिविटी वहीं से है। जी। पर वो साइंस है, ये अप्लाइड है, कहते हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वो खेल है। लेकिन पहले घर का कारक कौन है? सूरज है, क्योंकि वो राजगद्दी है। राजगद्दी का जो चलाता कौन है? राजा चलाता है, कारक वो है। दूसरा घर का मालिक कौन है? शुक्र है। मैंने बताया वृषभ का मालिक दूसरी राशि का शुक्र होता है, कनेक्टिविटी वहीं से। जी। लेकिन उसका कारक क्या है? वो कुटुंब का स्थान है, अर्निंग है, वाणी है, उसका कारक गुरु है। और यही भेद आता है, एंड सोन। 12वां पक्का घर गुरु का है, उसका कारक गुरु और राहु दोनों हैं। इस तरह से ये जो चलती है, ये डिफरेंस आता है। फिर पक्के घरों में ग्रह शुभ है या अशुभ है, उसके हिसाब से उसके उपाय बताए जाते हैं, जो कि बड़े सरल होते हैं, प्रकृति से जुड़े होते हैं। कोई चीज़ जमीन में दबा दो, कोई आग में जला दो, कोई जो है जल में बहा दो, कोई किसी जानवर को खिला दो, कोई किसी गरीब को दान कर दो, कोई किसी धर्म स्थान में दान कर दो। इस तरह से प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। क्या ज्योतिष से किसी की आयु की गणना हो सकती है? ये व्यक्ति कब तक जीवित रहेगा? बिल्कुल पता लगता है। लाल किताब ये कहती है, बीमारी की दवा और इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा खुदाई नहीं। वाह। वही मैं कहता हूं, अगर ये फ्रेजेस हम बोलने लग जाएं, आज की जनरेशन तो ये फॉलो नहीं कर पाएगी। इसीलिए बहुत से विद्वानों ने इसका हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषाओं में अध्ययन करने के बाद ट्रांसलेशन कर दिया। बहुत से लेखकों की बुक अवेलेबल है। तो ये मृत्यु के बारे में कहते हैं उसका कोई इलाज नहीं है, अटल है। तभी कहते हैं डेड श्योर। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। जैसे हनुमान चालीसा जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। जी। अंत काल, अंत तो निश्चित है। उसके बाद अगर आपको रघुवीरपुर, तो वो क्या है? बैकुंठ है, मोक्ष है, जो हनुमान जी वो भी एश्योर करते हैं। तो पता तो लगता है जो उच्च कोटि की ज्योतिष है जी। लेकिन इसमें एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपको पता भी लग गया, वैसे तो पक्का इसका पता लगता ही नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिषी यूं जाते हैं, उनको पहले पता होता तो वो कुछ करते। लिखा ना कि मौत का कोई इलाज नहीं है, दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा खुदाई नहीं है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन है, जिनको कोई सिद्ध पुरुष है पता लगता है, बताना निषिद्ध है। जी। तभी जो बड़े बड़े गुरुओं के शिष्य हैं जी, वो जाते रहते हैं, आते रहते हैं गुरु चरणों में, जिनकी प्रीति, जो सच्चे शिष्य हैं, जी, गुरु उनको हिंट देते हैं, बेटा तेरा आगे आने वाला समय 6 महीने का अच्छा नहीं, ऐसे कहेंगे, हिंट देते हैं, हिंट देते हैं। तो तुम अपना जरा जो भी तुम्हारा बिजनेस का फैलाव वगैरह है वो बच्चों को समझा दो। जी। थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दे पे आते हैं, और आपकी काफ़ी राजनीतिक भविष्यवाणियाँ भी आप करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का आपने अध्ययन किया है, क्या उससे प्रदर्शित होता है?
कि उनका राजयोग कैसा चल रहा है? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपने बहुत ही सटीक और सुंदर प्रश्न किया है, और इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि वी शुड नो दिस, क्योंकि जिस समय की जो परिस्थितियाँ देश में और पूरे विश्व में चल रही हैं, ये समय बड़ा ही सेंसिटिव है। और इस समय सिंह राशि में मंगल और केतु चल रहे हैं। मंगल मार्गी गति से आ रहे हैं और केतु तो हमेशा वक्री चलते हैं। आमने सामने से सिंह राशि में आ रहे हैं, और ये विस्फोटक योग है जी। आमने सामने से जब वाहन आ जाते हैं तो टकरा जाते हैं, बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। और ये सेम डिग्री पे टकराहट इनकी 19 तारीख ऑनवर्ड होने वाली है। 19 जुलाई 2025 से लगभग 26-27 जुलाई 2025 तक के ये 8 दिन हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं। कोई प्राकृतिक बड़ी आपदा विश्व में कहीं भी आ सकती है, कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है, कोई जैसे न्यूक्लियर प्लांट होते हैं वहाँ विस्फोट हो सकता है, जंगलों में आग लग सकती है, सुनामी आ सकती है, और दो देशों के या उससे ज़्यादा के बीच में अचानक युद्ध भड़क सकता है। और गुरु इस समय अतिचारी होके चल रहे हैं, तो गुरु भी ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे, जबकि राहु पे उनकी पूरी 9वीं दृष्टि है। और इसका आप देखिए, समाचारों में सुनते होंगे कि गुरु, अगर आप राजनीति के एंगल से पूरे विश्व में गुरु देखें तो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का जो प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट जी। वो गुरु है, दादागिरी चलती है उसकी। जी। उसने बोल दिया कि रशिया से जो कंट्री क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे, मैं उन पे 100% टैरिफ लगा दूंगा, उसमें हमारी कंट्री भी है जी। देश। तो ये परिस्थितियां बड़ी विषम होती जा रही हैं। किस समय विस्फोट हो जाए, जी। ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल पीरियड चल रहा है। और प्रकृति में एक पूर्ण काल सर्प योग बना हुआ है जो काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा अगले। जी। और इधर से जो बुध ग्रह है वो भी कर्क राशि में चलते चलते वक्री हो रहा है। यानी राहु केतु तो वक्री होते ही हैं, शनि वक्री हो गया है, बुध वक्री हो जाएगा। तो ये सब नेगेटिव इफेक्ट हैं जी। स्थितियों के लिए। और इस समय भारत देश की जो कुंडली है, जी। जो हमारी स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 की, जी। वो वृषभ लगन की है। लगन में राहु है, सप्तम में केतु है। तो हमारे देश की कुंडली भी कालसर्प योग की कुंडली है। इस समय नहीं, वो हमेशा के लिए कालसर्प है। अच्छा जी। भाई मैं कॉन्साइड करवा रहा हूँ, हाँ, सिंक्रोनाइज करा रहा हूँ। जी। प्रकृति में कालसर्प योग है, जी। हमारे देश की जन्मकालीन कुंडली में जी। कालसर्प योग है। जी। हमारी जो राशि है वो चंद्रमा की राशि कर्क है। जी। महादशा मंगल की चल रही है, और मंगल जो है हमारी कुंडली में सप्तमेश और द्वादशेष है। जी। सप्तम पत्नी का स्थान होता है, लेकिन कंट्री के लिए कोई पत्नी नहीं होती, जी। अपोजिशन होती है। जी। अब अपोजिशन की महादशा चल रही है, नहीं अभी जो महादशा चल रही, सॉरी, वो मंगल 2025 के नवंबर तक, 9/9/2025 सितंबर 2025 तक चंद्रमा की महादशा है। जी। उसके बाद सितंबर 9 से 7 साल मंगल की महादशा लगेगी। और मंगल जो है अपोजिशन है, तो ये अपोजिशन बहुत बढ़ेगी। जी। और मोदी जी की भी मंगल की महादशा ही चल रही, तो उनसे वो कंसाइड होगी। जी। और मोदी जी का जो जन्म है 17 सितंबर 1950 का है। जी। जो इनका सोशल मीडिया में डिटेल मिलती है, 11 बजे का जन्म है, जी। वडगांव गुजरात का। इनका जो कुंडली बनती है वृश्चिक लगन की बनती है। जी। लगन में ही मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, यानी वृश्चिक लगन का स्वामी मैंने बताया मंगल। मंगल अपने घर में बैठा है। जी। अपने घर में बैठा हर कोई चौधरी होता है, जी। यानी ताकतवर होता है। और मोदी जी चौधरी बने हैं लगातार। बिल्कुल पूरे ताकतवर हैं। 22-24 और साल साथ से में लगातार। चंद्रमा जो है भाग्येश है इनका, जी। वो भी लगन में बैठ गया। जब कुंडली में लगन और राशि जनरली अलग अलग होते हैं, पर कुछ
2 घंटों के लिए प्रतिदिन कंसाइड होते हैं। जी जब लगन और राशि सेम हो गए, सिंक्रोनाइज होगी कुंडली, जी तो इनको आज की जो भाषा है डबल इंजन की सरकार, जी। वो है। कुंडली में डबल इंजन की सरकार है जी मोदी हाँ। के। और चंद्रमा चूंकि नीच राशि का है, जी पर भाग्य का होके लगन में आ गया जी और लग्नेश साथ में बैठा तो उसका नीच भंग हो गया, जी तो प्रबल हो गया। और ये शशि मंगल योग बनता है, बहुत सुंदर योग बना है। जी लगन बहुत पावरफुल है, लग्नेश पावरफुल है, भाग्य प्रबल है। चौथा घर, उसमें गुरु बैठा है। लाल किताब ये कहती है चौथे घर में बैठा गुरु इंद्र पद दिलाता है। 10वें भाव में वीनस और सैटर्न है, शुक्र शनि, वो भी बहुत कर्म को प्रबल कर रहे हैं। कर्मठ शनि जो है ना 10वें पक्के घर का मालिक है, जी और वो इनसे जो कर्म करवा रहा है, कहते हैं आप कोई क्या कहे हमें सामने ही दिखता है जी कि कितने पराक्रमी हैं, कितने कर्मठ हैं। पता नहीं 18 घंटे 20 घंटे की रोज की एवरेज से, और कई बार मैं दूसरे मंत्रियों के मुंह से भी सुनता हूँ। तो वो जबरदस्त कर्म करा रहा है, अपने पक्के घर में बैठा है। और जो शुक्र है वो धन भाव का स्वामी है, सेकंड हाउस का। पक्के घरों पे जा रहा हूँ जी मैं। जब भी इंटरप्रिटेशन करता हूँ, मैं अकेला ज्योतिषी हूँ जो लाल किताब और वैदिक की ब्लेंडिंग करता हूँ। जी तो मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ कि 10वें में शुक्र बैठा है और पक्के घर दूसरे का वो धन स्थान है। यानी कर्म इतना करो कि धन की और सुख की वृद्धि हो हमारे देश की। जी चौथे नंबर पे तो आ गए। जिस दिन चार्ज लिया था 11वें नंबर पे थे, चौथे नंबर की इकॉनमी हो गई है, बोलते हैं ग्रह। और तीसरे की पूरी फोकस है, उसके हिसाब से मेहनत और कर्म हो रहा है। और लाभ स्थान में केतु, बुध और सूर्य है। 11वें भाव पक्के में सूर्य जब बैठा हो तो लाल किताब ये कहती है ऐसा जातक बहुत ऊंचाइयां छुएगा। कंडीशंस अप्लाई कि ये नॉन वेज और ड्रिंक्स ना ले, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोले, झूठी गवाही ना दें। जी आपके सामने है जी। ये बात, हाँ, सच ये है। आचरण तो सामने है। आचरण सामने है, जी तो इनका राइज तो और होता चला जाना है। जी। मतलब और- अभी अभी मोदी जी को और ऊंचाइयां छूना बाकी है। जी हाँ, मैं कुंडली आगे ये आता बताती हूँ। है। मंगल में इनकी जो महादशा चल रही है वो बुध की चल रही है। ये 26 मई 2026 तक चलेगी। उसके बाद मंगल में केतु आएगा 26 मई 2026 से 22 अक्टूबर 2026। केतु एकादश भाव में है, मरकरी भी एकादश में है। और मंगल में शुक्र आएगा 22 अक्टूबर 2026 से 23 दिसंबर 2027। कोई रोकने वाला नहीं, मतलब इतना क्लीन है। और मंगल में सूरज आएगा। मंगल और सूरज का कॉम्बिनेशन तो बहुत पावरफुल होता है। वो पीरियड होगा इनका 23 दिसंबर 2027 से 28 अप्रैल 2028। जी यानी उसके बाद मंगल में चंद्रमा आएगा। तो मैंने कहा चंद्रमा और मंगल तो डबल इंजन की सरकार बनाए हुए हैं कुंडली में। तो वो चलेगा इनका पीरियड 28 अप्रैल 28 से 27 नवंबर 28 तक। बड़ी रोचक बात बताई, पहली बार मैं कुंडली में डबल इंजन की सरकार सुन रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि ये जब भी लगन और राशि सेम हो गई जी तो वो डबल पावर ले जाता है, सिंक्रोनाइज हो गया। आरसीसी, रीइंफोर्स कंक्रीट एंड सीमेंट। तो क्या आप मानते हैं कि मोदी जी की सफलता में, ठीक है, परिश्रम की पराकाष्ठा तक तो जाते हैं, उनकी कुंडली का भी बड़ा योग है, जिस तरीके हाँ, से लगातार कुंडली का और मुख्यमंत्री उनके के बाद से कर्म लगातार का। प्रधानमंत्री कुंडली बने। और कर्म दोनों का, क्योंकि शनि कर्म करवाता है, कर्म भाव में कुंडली और बैठा कर्म है। दोनों। और धर्म और कर्म, इनका धर्म भी बहुत प्रबल है। इन्होंने तपस्या की हुई है पहाड़ों में, गुरुओं से शिक्षा ली हुई है। इनके अंदर धर्म कितना प्रबल है वो पिछले 10 साल में एक एक क्षण, एक एक पल आप देख रहे हैं। और कर्म कितना प्रबल है। जब धर्म और कर्म दोनों प्रबल होते हैं ना, तो उसका कोई सानी नहीं होता, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जनमानस उसके साथ चलता है। और अब बात आती है वन नेशन वन इलेक्शन की। वो प्रस्ताव पारित हो चुका है बिल्कुल। और अभी जो है जो ये है आपके जो विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र, परिसीमन। इनसे नया निर्धारण हो रहा है, हाँ, संख्या बढ़ हाँ, रही है। जी तो ये एक जनरल फैक्टर है, जी उसका प्रभाव राजनीति पे बहुत बड़ा आएगा। तो हो सकता है कि जो इलेक्शन प्रीपोन हो, पोस्टपोन हो, एक कॉमन डेट जो निकाली जाएगी, जी सर्वदलीय सम्मति से निकाली जाएगी। और
जैसे ही चंद्रमा में मून खत्म होता है तो चंद्रमा की महादशा मंगल की महादशा खत्म हो जाएगी। जैसे मंगल में चंद्रमा खत्म होता है, राहु की महादशा आएगी। राहु पंचम में बैठा है, बहुत शातिर है, ये राजनीति का कारक है। क्योंकि मैंने जो आपको वर्णन किया कि किस तरह से राहु और केतु को कुछ नहीं दिया था तो हल्ला चिल्ला करके बराबर के 3-3 नक्षत्र ले लिए। हर प्लेनेट के 3 नक्षत्र, 9 या 27, तो अपनी भूमि उतनी ही ले ली 40 डिग्री हर एक ग्रह के नक्षत्रों के पास से जी। तो राहु आएगा तो फिर इनका राजयोग कंटिन्यू ही रहेगा जी। और ये चलेगा 11 अगस्त 2031 तक। कहने का मतलब आप तब तक तो ये प्रधानमंत्री हैं। कहने का मतलब ये है 2029 का चुनाव भी जीतेंगे, प्रबल प्रचंड बहुमत से जीतेंगे इस बार ये जी। तो इनका जो है शासनकाल पंडित नेहरू जी के शासनकाल के 17 साल को बीट करेगा, वो रिकॉर्ड बीट होगा एट ए स्ट्रेच। तो देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे सर्वाधिक कार्यकाल वाले। यस, और पूर्ण अपना जो इन्होंने देश को मजबूत किया है, पूरे विश्व में नाम हुआ है, और आज हम सिर उठा के चल सकते हैं। और जहाँ जहाँ विश्व में युद्ध हुए, समस्याएं आई, किस तरह इंडियंस को निकाल के लाया कि तिरंगा झंडा लगा दिया यूक्रेन में, और दोनों देशों में इतनी शत्रुता है, 8 घंटे के लिए युद्ध विराम हो गया कि हमारे लोग सुरक्षित निकल आए। अभी जो हुआ ईरान से निकाले गए, कितने सुरक्षित। हमारे प्रधानमंत्री जी की बात को सारे देश मानते हैं क्योंकि ये बात तर्क संगत और न्याय संगत करते हैं, मानवता के हित में करते हैं। क्रेडिबिलिटी है, जो क्रेडिबिलिटी है वो तो इनकी इंटरनेशनल रैंकिंग आती ही रहती है। आप देखते रहते हैं कि उनके आसपास तो कोई यूएस या यूके वगैरह के प्रेसिडेंट फटकते ही नहीं। लेकिन ये अपोजिशन ये कहता है कि ये सब दिखावटी चीजें हैं। दिखावटी नहीं है, ये इनके प्रताप की वास्तविकता प्रभाव है। आप कहते हैं गोदी मीडिया, चलो आप यहाँ बैठा लो, वैसे ये भी सच नहीं है। आजकल जो देशभक्ति की बात करता है, सच्चाई की बात करता है, वो गोदी मीडिया है। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में कभी देशभक्ति की बात आई नहीं, सनातन की सच्चाई समझ नहीं आई, तो अब आपको वो गोदी लगता है। रियल गोदी में तो आप ही बैठे थे उनके 70 साल से। तो ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। आप पूरी दुनिया की मीडिया को नहीं खरीद सकते। जब सच्चाई बोलती है ना, भगवान सत्यनारायण की ही कथा होती है, झूठे नारायण की कथा ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकती है जी। तो हमारे सनातन में ये सत्यनारायण है। ये बड़ी बात आपने बोली कि झूठे नारायण की कथा ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। और किन नेताओं की कुंडली आप बहुत मजबूत पाते हैं? 1 या 2 नेता ऐसे हों, चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे वो देखिए, मैं जो कुंडली इनके बाद जो बहुत मजबूत कुंडली है वो मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की पाता हूँ। उनकी भी जो प्रतिबद्धता है अपने जनता के प्रति, अपने देश के प्रति, प्रांत के प्रति, सब कुछ न्यौछावर करके, और जनमानस का जीवन सुरक्षित, जिस तरह ये कहा जाता था यूपी क्रिमिनल स्टेट है, लेकिन उन्होंने माफिया का पूरा सफाया किया है और काफ़ी हद तक लोगों को बड़ी राहत आई है, और यूपी का विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और यूपी का जो जनमानस है ना, बहुत जागरूक है, बहुत प्रबुद्ध है, और उनमें भी अब देशभक्ति और त्याग की भावना है, और वो देश को आगे बढ़ाने के लिए योगी जी को आगे लाएंगे। अद्भुत चमत्कार हो रहा है। आपका सबसे बड़ा इंडिया के एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ फिल्म सिटी है नोएडा में, और इतने उद्योग धंधे आ रहे हैं, इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है कि चमत्कार हो रहा है। यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर इतने बढ़ते जाएंगे, शायद दूसरे प्रांतों में जाके नौकरी ना करनी पड़े। तो आपसे बात करके राजनीति के मुद्दे को भी हमने छुआ, और पारिवारिक समस्याओं से कैसे लोग घिरते जा रहे हैं, प्रेम की कैसे कमी होती जा रही है, किस तरीके से हम कोई बड़ा कार्य स्टार्ट करने से पहले क्या चीज़ें, कैसे शुभ और अशुभ समय का निर्धारण हम करें, क्या सावधानियां बरतें, सारी चीज़ों को बहुत ही सरल भाषा में आपने बताया। आपने लाल किताब की अहमियत को भी बताई, तो बड़ा ही आनंद आया, और उम्मीद करता हूं जो हमारे दर्शक होंगे वो भी भारतीय वैदिक परंपरा, भारतीय ज्योतिष परंपरा और लाल किताब और सारे पहलुओं से वो काफ़ी उनको जान करके काफ़ी आनंद आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि फिर कभी एक बार फिर हम इसी विषय पे फिर कुछ नए सवालों के साथ आपसे मुखातिब होंगे, और बहुत अच्छा लगा।
और फिर एक बार फिर वादा है कि फिर आपके साथ हम पॉडकास्ट करेंगे। नहीं, मुझे भी बड़ी खुशी हुई आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार के साथ बात करके, जिनको हर क्षेत्र का ज्ञान है। और आपको तो ज्ञान इस हद तक होता है कि दुनिया को बाद में पता लगता है, आपको पहले पता लगता है, तो अब आप जनता तक उसे पहुंचाते हैं। तो ये आनंद हमारा बना रहे और हमारे पॉडकास्ट से लोगों को कुछ लाभ हो जी और इस कामना के साथ कि विश्व का कल्याण हो, जी। प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भवन्तु निरामय। जय श्री राम। Yes. और इस पॉडकास्ट की जो सबसे बड़ी विशेषता रही कि कोई भ्रामक दावा नहीं, कोई सनसनीखेज दावा नहीं, किसी को बरगलाने का ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो भारतीय ज्योतिष की जो विशेषताएं हैं, जो वैज्ञानिकता है, जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, वो सामने आप लाए। इसके लिए आपका जी। बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।